Good morning, students. My name is Rishi, and I will teach you strength of material. So, strength of material, if you see analysis that last year paper, so in engineering services paper, that conventional paper, that around 100 से 100 to 110 मार्क्स. तो अगर आप ये सब कन्वेंशनल पेपर देखते हो तो 100 से 110 मार्क्स का आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछता है. मतलब ये एवरेज है आपका हर साल का. तो आपका 300 मार्क्स के पेपर में 100 से 110 मार्क्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ईएस के कन्वेंशनल पेपर में. 3-4 साल पहले तो आपका अराउंड 141 मार्क्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आया. मतलब जनरल कंडीशन आपका 105 से 110 मार्क्स फ्लक्चुएट करता है मार्क्स. लेकिन अभी 3 साल पहले 4 साल पहले 141 मार्क्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ईएस के कन्वेंशनल पेपर. तो आउट ऑफ 300 मार्क्स पेपर पूरा फर्स्ट पेपर में उसमें 141 मार्क्स का सोम, दैट बहुत बड़ी बात है. आधा पेपर ही हो गया. उसमें आपका 40 मार्क्स का डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन है, बाकी सब हर टॉपिक के क्वेश्चन है. सो वो एक साल रहा, मतलब 141 मार्क्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आया. ये आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी ब्रांच, सिविल की बात नहीं करें, किसी भी ब्रांच में कि एक सब्जेक्ट का 141 मार्क्स का स्ट्रेंथ को टॉपिक आ जाए. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. और अदरवाइज हर साल का देखें तो फ्लक्चुएशन दैट अराउंड 105 से 110 मार्क्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ईएस के कन्वेंशनल पेपर. सेम ऐसे अगर आप ईएस का ऑब्जेक्टिव पेपर देखते हो आईईएस का, तो अराउंड 20 से 25 मार्क्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रहता है. मतलब अगर आप ईएस के पेपर, गेट की बात नहीं कर रहे हैं, ईएस के ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करो, तो लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप पेपर का पूरा मार्क्स ऐड कर लो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट पूछा नहीं है. जैसे लास्ट ईयर भी आपके दैट 20 मार्क्स का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था ईएस के ऑब्जेक्टिव में, उससे पहले 26 मार्क्स का था. इवन सोम आपका सब्जेक्ट में तो आ ही रहा है टेक्निकल, जो नॉन टेक वाला पेपर है उसमें भी सोम के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं. तो सोम के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे रहेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपके सही बनेंगे. तो अगर आप ईएस के 10 ईयर्स ईएस के ऑब्जेक्टिव पेपर के 10 ईयर्स के पेपर के मार्क्स ऐड कर दो हर सब्जेक्ट के, तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछा है ईएस के ऑब्जेक्टिव में. आप चेक कर लो हर सब्जेक्ट का. नेक्स्ट गेट पे आते हैं. तो गेट में फ्लक्चुएशन है. गेट में कंपेयर टू ईएस इतना मार्क्स का नहीं आता. तो गेट में क्या है कि अगर आप 10 साल के पेपर का एवरेज उठा के देखो तो 8 to 10 मार्क्स का एवरेज है 10 साल का अगर आप एवरेज निकालते हो. अब वहाँ गेट में क्या 2 सेट हो गए हैं, तो कभी किसी सेट में ज़्यादा 4 नंबर का आ जाए, किसी में 2 का आ जाए, किसी में 1 भी ना आए, किसी में कम 2-3 आ जाए, तो ये पता नहीं कौन से सेट में पेपर जाएगा. तो गेट में हर सब्जेक्ट का फ्लक्चुएशन है. तो कंपेयर टू ईएस गेट में सोम कम मार्क्स का पूछता है. लेकिन अब सोम क्या है, सोम आपका डिपेंडेंट सब्जेक्ट है, दैट अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. अगर आपका सोम का क्वेश्चन सही नहीं होगा, जैसे गेट की बात करें, भले मार्क्स कम आ रहा हो, लेकिन गेट में अगर आपका सोम अच्छा नहीं है तो आपका आरसीसी में, स्ट्रक्चर में, स्टील में इफेक्ट पड़ेगा. तो उन सब के क्वेश्चन भी खराब होंगे. और बाकी चाहे गेट में कितने मार्क्स का कोई पेपर आ जाए, लेकिन सोम, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी ये दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंस क्रिएट करते हैं. तो अगर इनके क्वेश्चन सही नहीं, सिंपल कोई क्वेश्चन आया किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे सोम की बात करें, पीएल अपॉन ई का एक सिंपल क्वेश्चन, आप जरा सोचो मैकेनिज्म, एक पीएल अपॉन ई का सिंपल क्वेश्चन आया, तो क्लास में 200 स्टूडेंट बैठे हैं, तो सबने सॉल्व कर दिया, तो हर स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. तो जब सबने सॉल्व कर दिया तो सबके पूरे बराबर मार्क्स हो गए. अब जैसे मान लो वहीं पे डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आया, तो क्लास में 100 स्टूडेंट मान लो हैं, उस 100 में से आपके 20 स्टूडेंट ने सॉल्व किया, 80 ने सॉल्व नहीं किया, तो वो 20 जो स्टूडेंट हैं वही सेलेक्ट होंगे. इसलिए जो टफ चीज़ है किसी भी एग्जाम में, चाहे गेट या ईएस, जो टफ चीज़ है उसके अंदर आपकी एंट्री होगी तो आपका सिलेक्शन होगा. क्योंकि सिंपल वाला चीज़ तो सब करेगा ही करेगा. आपको जो चीज़ टफ है वो बाकी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पा रहा है, आप सॉल्व कर पा, तब आप सेलेक्ट हो गए. एक अच्छा बीम का क्वेश्चन है, उसमें बेंडिंग मोमेंट निकालना था, टफ क्वेश्चन था, आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा थी. अब आपको मालूम कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आपको मालूम है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी सॉल्व करने की, 10 स्टूडेंट गलत करेंगे, आप 4 सही करोगे तो वो 4 सेलेक्ट होंगे. सब तो सेलेक्ट नहीं हो सकते ना. तो इसलिए टफ चीज़ के अंदर आपको एंट्री करना पड़ेगा. और टफ कुछ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, वहाँ पे न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो गया. अब उस न्यूमेरिकल थ्योरी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को स्ट्रक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते आप. स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो इसलिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितना मेहनत करना है. हाँ, लेकिन एक बार आपने मेहनत कर लिया तो इसमें फिर नंबर नहीं कटा, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है. एक बार अच्छे सॉलिड कॉन्सेप्ट बना लिए तो एक नंबर नहीं कट रहा आपका. और ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि एक सिंगल नंबर नहीं कटता सोम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर. आपने एक बार मेहनत कर ली थी, लेकिन एक बार मेहनत करनी है. आप ये ना समझो कि आप जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मेहनत कर रहे थे उतनी मेहनत से काम चल जाएगा. उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा. एक बार समझ नहीं आएगा, दूसरी बार समझेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे,
क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब धीरे धीरे बन जाएगा। तो यहाँ सोम का दैट, अब सोम को हमें कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वायरमेंट को आप छोड़ दो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, बाकी इवन हर सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज है, चाहे वो स्टील है, स्ट्रक्चर तो पूरा सोम ही है, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी सब जगह सोम का यूज होगा। इवन सॉइल पढ़ेंगे, सॉइल में हम सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो वहां पे भी आपका मोरसेल बनेगा, तो वो सोम का यूज होगा। तो हर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आप इन्वायरमेंट को छोड़ के बाकी हर सब्जेक्ट में आपका कहीं ना कहीं सोम का यूज हो रहा है। इरिगेशन पढ़ेंगे, वहां पे सोम का यूज होगा। डैम डिजाइन करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, वहां सोम का यूज होगा। तो हर सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज है। इसलिए हमको खाली मार्क्स के लिए नहीं, सब्जेक्ट को सीखना है अच्छे से, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट से कंपेटिवली थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सोम में, स्ट्रक्चर में, आरसीसी में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, सॉयल में, दैट एनवायरनमेंट में, सब सब्जेक्ट जो है जहाँ पे टफ चीजें थोड़ी, वहाँ पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। कोई भी सब्जेक्ट है उसमें जहाँ टफ चीजें हैं वहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, साथ साथ पढ़ते हैं, जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा करते जाओगे आप, तो हम सब सीख जाएंगे। तो अब ये बिल्कुल क्लास की तरह से पढ़ना है, जैसे क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पूरा अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद उसी जो बोर्ड पे लिख दिया उसके बिल्कुल डिट्टो वैसे ही अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, नोट करके वहीं समझ लेंगे। उसके बाद तुरंत अगर क्वेश्चन होगा रफ कॉपी पे लिखेंगे और फिर कॉपी बंद करके अपने आप से पूरा सॉल्व करेंगे। यही पैटर्न पूरे में करेंगे, जो बोर्ड पे लिखा है वो पूरा हमने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया, पॉज करके वीडियो, उसके बाद उसको पूरा समझ लिया। उसके बाद देन उसी क्वेश्चन को रफ कॉपी पे लिखा और उसके बाद कॉपी देखना नहीं, मेन अपनी कॉपी से उसको सब समझा, वो पूरा सॉल्व किया अपने आप से। फिर जहाँ फंसे तो वहाँ देखा, तो थोड़ा टाइम देना है, लेकिन जैसा कह रहे हैं वैसा आप करते चले जाओगे, सब सीख जाएंगे। बस है कि ईमानदारी से मेहनत करना है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सब सीख जाएंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दैट कई टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, 13-14 टॉपिक है, तो वो सब टॉपिक दैट हम धीरे धीरे कवर करेंगे। दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है, तो पहले हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपका स्ट्रक्चर में स्टील में हेल्प मिले, बिकॉज हो सकता है साथ साथ स्ट्रक्चर ओपन हो जाए। तो पहले हम दैट उन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो स्ट्रक्चर में, स्टील वगैरह में, आरसीसी में इंपॉर्टेंट है, उनसे स्टार्ट करके फिर बाकी धीरे धीरे सब टॉपिक धीरे धीरे कवर करेंगे। जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके ईएस के पहला स्टेप ईएस के ऑब्जेक्टिव लगाने, फिर वो गेट के ऑब्जेक्टिव लगाने, फिर वो बुकलेट के क्वेश्चन लगाने। बुकलेट में जानबूझ के थोड़े टफ क्वेश्चन रखे हैं, इस बार जानबूझ के रखे हैं, वो ऑब्जेक्टिव के लेवल से ऊपर हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, थोड़े अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, टफ क्वेश्चन की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, थोड़े टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सब हम सीख जाएंगे। बस ये है कि ईमानदारी से मेहनत करना। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वहां से सब चीजें देखेंगे धीरे धीरे कैसे। कोई भी अगर आपको डाउट लगेगा तो कम्युनिकेशन बन जाएगा, तो उसमें आप हमसे पूछ लोगे कि डाउट कैसे, तो उसको हम दैट वो डाउट को क्लियर कर लेंगे कैसे यार। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट नंबर दैट इज अ फर्स्ट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दैट टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस मेनली। और अगर हम देखें ईएस के ऑब्जेक्टिव में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के आते हैं। बाकी इंटरव्यू में बिकॉज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, क्रीप क्या है, फटीग क्या है, सब बेसिक चीज़ें, तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में जुड़ेगा। हार्डनेस, टफनेस, एनिसिटी वगैरह ये सब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे। तो इसके करीब 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएस के पेपर में रहते हैं, ईएस के ऑब्जेक्टिव में। गेट में कभी कोई एक क्वेश्चन पूछा, जैसे टफनेस का क्वेश्चन आ जाए, गेट के एग्जाम की बात करें तो टफनेस पूछ लिया है, रेजिलेंस वगैरह पूछ लिया, तो वो इसका एक क्वेश्चन गेट वगैरह में जुड़ता है। तो गेट के एग्जाम में 1 क्वेश्चन करीब, और ईएस के ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन, और मेनली इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पस के लिए, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सेकंड टॉपिक दैट सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सोम में और स्ट्रक्चर में हम स्ट्रेस स्ट्रेन का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट सिंपल डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस वगैरह का स्टडी हम इसमें करेंगे। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस, देन इलास्टिक कांस्टेंट, ये सब हम इसमें सेकंड चैप्टर में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में पढ़ेंगे। हम ये सब, इफ यू सी दैट ईएस कन्वेंशनल पेपर, सो लास्ट ईयर दैट अराउंड 20 या 25 मार्क्स का क्वेश्चन इसका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का है। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के रहते हैं ईएस के ऑब्जेक्टिव में। सेम गेट के एग्जाम में, बिकॉज बेसिक पार्ट है स्ट्रेस एक्सियल लोडिंग का, तो एक्सियल स्ट्रेस कैलकुलेशन करना है, स्ट्रेन कैलकुलेशन करना, थर्मल स्ट्रेस वगैरह क्वेश्चन, तो बेसिक 1 क्वेश्चन करीब आपका गेट के एग्जाम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, दैट स्ट्रेस का बेसिक क्वेश्चन, बेंडिंग वेंडिंग नहीं इसमें, एक्सियल लोडिंग से जो स्ट्रेस वगैरह आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन विदाउट बेंडिंग, वो सब का स्टडी करेंगे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसएफडी बीएमडी।
So SFD BMD दैट इज अ बैकबोन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इस टॉपिक का यूज आपका 3-4 टॉपिक सोम में, बाकी स्ट्रक्चर में, आरसीसी में सब जगह यूज होगा। तो अगर डायरेक्ट डिफ्लेक्शन का एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो डिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दैट मान लो एरिया मूवमेंट मेथड से आया या कॉन्जुगेट बीम मेथड से आया, तो उसमें आपका दैट आपको बेंडिंग में डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर आपको बीएमडी बनाना नहीं आता सही से तो वो क्वेश्चन गलत होगा। तो खाली एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन की बात नहीं है, आगे आपका डिफ्लेक्शन वगैरह में यूज होगा, हर जगह यूज हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एसएफडी बीएमडी दैट बीम पे जो लोडिंग लग रहा है उससे उसका शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग में डायग्राम, वो सबकी स्टडी करेंगे। तो आगे 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 2-3 सब्जेक्ट में भी यूज करेगा। तो इसका दैट अराउंड डिफ्लेक्शन में बात करें या फिर इस साल भी आपका लास्ट ईयर कन्वेंशनल पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन था एसएफडी बीएमडी का। 2-3-4 क्वेश्चन आपके ईएस के ऑब्जेक्टिव में, बाकी 1 से 2 क्वेश्चन आपके दैट गेट के एग्जाम में। एसएफडी बीएमडी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले हम इसी टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, एसएफडी बीएमडी देन डिफ्लेक्शन। बिकॉज क्या है कि सोम के साथ साथ हमारा दैट स्ट्रक्चर मान लो चालू हो जाता है तो हमको एसएफडी बीएमडी डिफ्लेक्शन पहले पढ़ लेंगे तो वहाँ स्ट्रक्चर में बहुत हेल्प मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एसएफडी बीएमडी से। नेक्स्ट वन दैट प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, मोहर सर्कल। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का यूज, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, मोहर सर्कल, इन सब का यूज होता है डिजाइनिंग में। बीम डिजाइन करना है या फिर कॉलम डिजाइन करना है, शाफ्ट डिजाइन करना है, तो कोई भी डिजाइनिंग करना होगा कोई स्ट्रक्चर का तो वहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन वगैरह का यूज होगा। तो ये दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वेंशनल में भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, गेट के एग्जाम में, ईएस में भी आता है, हर जगह यूज कर रहा है। दैट प्रिंसिपल स्ट्रेस का हो सकता है या प्रिंसिपल स्ट्रेन का, मोहर सर्कल का। सो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिजाइनिंग में काफ़ी यूज होगा इसका। तो इसको दैट इंटरव्यू के लिए भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह में, बाकी ईएस के ऑब्जेक्टिव में, गेट के ऑब्जेक्टिव में, हर जगह यूज कर रहा है। कन्वेंशनल में 10 नंबर का 15 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोहर सर्कल वगैरह इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछ लेता है, तो इसका डिटेल स्टडी देखेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, मोहर सर्कल। नेक्स्ट वन, थ्योरी ऑफ फेल्योर। जहां पे भी स्ट्रेस का कैलकुलेशन है वहां पे आपका थ्योरी ऑफ फेल्योर का हम यूज कर ही रहे हैं। तो इसका यूज आपका आरसीसी में भी होगा, स्ट्रक्चर में भी है, सोम में भी, हर जगह यूज कर रहे हैं। जहां भी स्ट्रेस कैलकुलेशन है वहां हम डिजाइन स्ट्रेस निकालेंगे, तभी डिजाइनिंग करेंगे। तो थ्योरी ऑफ फेल्योर का हर सब्जेक्ट में सोम, स्टील, स्ट्रक्चर, आरसीसी हर जगह यूज होगा। तो 5-6 थ्योरीज हैं, क्यों यूज करते हैं दैट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो सब हम थ्योरी ऑफ फेल्योर पढ़ेंगे। इसका भी क्वेश्चन आपका पूछा है, कन्वेंशनल ने 20 नंबर में पूछा है, हर साल ईएस के ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, गेट में भी पूछा है, तो हर जगह आता है। गेट में, ईएस के ऑब्जेक्टिव में और कन्वेंशनल पेपर में भी पूछा है। 2011 में या 2012 में आपका दैट अराउंड 15 मार्क्स का कन्वेंशनल क्वेश्चन था दैट थ्योरी ऑफ फेल्योर का, तो हर जगह पूछता है थ्योरी ऑफ फेल्योर। नेक्स्ट वन दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस। सो बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। बीम पे हम लोड लगाते हैं, ट्रांसफर लोडिंग, उससे बीम बेंड करता है। बेंड मतलब कर्व मतलब फ्लक्स, इसलिए वहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर आता है। खैर वो वहाँ बात करेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस, द बीम बेंड हुआ तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस आया, तो उसका आपका कैलकुलेशन, तो बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। तो बेंड हुआ, बेंड मतलब कर्व मतलब फ्लक्स, दैट्स आल्सो कॉल्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इन बीम। तो ये भी क्वेश्चन आपका कन्वेंशनल में भी पूछता है, ईएस के ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और देन गेट के एग्जाम में भी पूछता है। बेंडिंग स्ट्रेस, बीम पे ट्रांसफर लोडिंग लगाते हैं, उससे जो बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह आ रहा है उसकी कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव गेट के लिए, ईएस के ऑब्जेक्टिव के लिए, और कन्वेंशनल हर जगह यूज होता है। दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। नेक्स्ट वन दैट डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। सो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन बीम। डायरेक्ट से बीम पे ट्रांसफर लोडिंग से 2 तरह का स्ट्रेस है, एक बेंडिंग स्ट्रेस और एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो बेंडिंग का क्वेश्चन भी आपका कन्वेंशनल पूछा है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का इस साल तो नहीं है कन्वेंशनल में, अदरवाइज पिछले 2 साल लगातार 20-20 नंबर के क्वेश्चन थे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस दैट वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस, मेन क्राइटेरिया वही है, बट बिना डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के आगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो डिजाइनिंग में यूज होगा, और लास्ट ईयर के कन्वेंशन पेपर में क्वेश्चन नहीं था, और उससे पिछले 2 साल के पेपर में कन्वेंशनल में 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन बीम। शियर स्ट्रेस निकालना, शियर फ्लो वगैरह कैलकुलेशन, शेयर सेंटर का वगैरह कैलकुलेशन सब आपका इसी में आएगा। तो पहले हम डायरेक्ट शेयर से बीम पे ट्रांसफर लोडिंग से कैसे किसी पॉइंट पे स्ट्रेस निकालते हैं वो सीखेंगे, आगे फिर शेयर फ्लो वगैरह में एप्लीकेशन चेक करेंगे। तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन बीम। नेक्स्ट वन, डिफ्लेक्शन इन बीम। डिफ्लेक्शन दैट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर।
2-3 साल से कन्वेंशनल पेपर में क्वेश्चन नहीं है, 20 नंबर का 15 नंबर पूछा है, अदरवाइज पिछले 2-3 साल पहले छोड़ दें तो 3-4 साल पहले आपके 40-40 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 40-40 मार्क्स के 2-2 20-20 नंबर के बड़े क्वेश्चन ये से कन्वेंशनल पेपर में केवल डिफ्लेक्शन के पूछे। और डिफ्लेक्शन टॉपिक ऐसा है कि दैट मैक्सिमम स्टूडेंट का बहुत वीक है। खाली वो PL³/3 है या PL²/2 है, डिफ्लेक्शन नहीं होता। हर बीम पे हर लोडिंग से हर मेथड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो डबल इंटीग्रेशन हो, चाहे वो मैकॉले हो, एरिया मूवमेंट हो, कॉन्जुगेट बीम हो, सुपरपोजिशन, कोई मेथड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हर मेथड बिल्कुल परफेक्ट है कि हम सोच पा रहे हैं, थिंक कर पा रहे हैं, अच्छा इसमें ऐसे लगाएं तो क्या करेंगे। हो सकता है कि एक क्वेश्चन सिंपल बने, जैसे आपका एरिया मूवमेंट मेथड से सिंपल बने, हो सकता है वो कल को आपका किसी दूसरे मेथड टफ हो जाए, लेकिन हम सोच पा रहे हैं यहाँ इसमें हम ये मेथड भी लगा सकते हैं, ये ऐसे यूज कर सकते हैं। तो काफी डिटेल्ड इसमें टाइम देंगे डिफ्लेक्शन, दैट केवल डिफ्लेक्शन बीम में अराउंड 16 से 17-18 आवर्स का टाइम दिया, बिकॉज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफ्लेक्शन बीम के कन्वेंशनल भी क्वेश्चन आता है, ईएस के ऑब्जेक्टिव में 100% क्वेश्चन रहता है, और गेट के एग्जाम में 2 से 4 नंबर का पूछता है। अभी 2-3 साल पहले गेट के एग्जाम में 4 मार्क्स का डिफ्लेक्शन पूछा, तो इसलिए वो डिपेंड है, कभी गेट के एग्जाम में बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ईएस के ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल में दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ्लेक्शन बीम। और डिफ्लेक्शन के बाद इसका यूज काफी ज्यादा स्ट्रक्चर में आपका होगा, तो दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें काफी इसीलिए टाइम दी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का वीक रहता है। वीक क्यों है? बिकॉज हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, पेन चलाएंगे, रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे, सब सीख जाएंगे। बस ये है कि ईमानदारी से प्रैक्टिस होना चाहिए। सोम में 1 नंबर नहीं कटता, बस आपको थोड़ा मेहनत करना है। आप नहीं तो अपने सीनियर से पूछ लो, एक बार मेहनत करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे कर लिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लिया, सब सीख जाएंगे। 1 नंबर नहीं कटेगा सोम का। बस ये है कि जैसा बोल रहे हैं वैसे मेहनत करना है। कोई चीज़ हम एक दिन में नहीं सीखते, टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना। खाली ऑडियो सुन नहीं लिया, जैसा कह रहे हैं पेन चलाओ, कॉपी पे लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, गलत सही सब चलेगा। ये नहीं करें कि आप सब कुछ सही कर दो पहली बार में। आप गलत करो, 4 क्वेश्चन गलत करो, 5 गलत करो, छठा सही होगा। जब छठा सही होगा तब हमें खुद ही लगेगा हम सब सीख गए। हाँ, लेकिन उसके लिए पेन चलाना है, प्रैक्टिस करना है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा मेहनत करना है। हाँ, लेकिन एक बार मेहनत कर लेंगे सोम स्ट्रक्चर आरसीसी में तो ये हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना है। डिफ्लेक्शन इन बीम। नेक्स्ट वन दैट इज अ टॉर्शन इन शाफ्ट। तो शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगाते हैं तो वहां पे दैट टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो वो शेयर स्ट्रेस का कैलकुलेशन, उसका डिजाइनिंग, शाफ्ट का डिजाइनिंग, पावर ट्रांसमिशन, ये सब चीजें टॉर्शन में पढ़ेंगे। ये कंपेयर टू डिफ्लेक्शन सिंपल टॉपिक है, बट मार्क्स बहुत पूछता है। अभी 1-2 साल पहले करीब 30 से 35 मार्क्स का खाली टॉर्शन पूछा है कन्वेंशनल पेपर में। 30 मार्क्स का तक का टॉर्शन तो पूछता ही कन्वेंशनल पेपर में, बाकी 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, बाकी 1-2 क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में। तो दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एग्जामिनेशन और ईएस ऑब्जेक्टिव और ईएस कन्वेंशनल, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कंपेयर टू डिफ्लेक्शन सिंपल है, कम एफर्ट है और मार्क्स बहुत अच्छे हैं। 30 से 35 मार्क्स तक का भी डिफ्लेक्शन टॉर्शन पूछा है कन्वेंशनल पेपर में, दैट टॉर्शन इन शाफ्ट। नेक्स्ट वन दैट इज अ कॉलम। कॉलम बीम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो बिना बीम कॉलम के डिजाइन नहीं हो रहा। अब कॉलम पे वो एक कंप्रेसिव लोड आता है, साथ साथ बेंडिंग भी आता है। तो कॉलम, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, कौन सा थ्योरी, रैंकाइंस, ईलर, वो सब का स्टडी करेंगे। ये काफी साल से क्वेश्चन कन्वेंशनल में नहीं आया कॉलम का, बट कभी पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस था, अभी काफी साल से कभी नहीं पूछा, लेकिन पिछले 2-3-4 साल में 3 साल के पेपर उठा के देखो तो 2 बार डायरेक्ट शेयर से पूछ दिया। 4 साल के पेपर, पिछले 4 साल के पेपर में 2 बार 20-20 नंबर क्वेश्चन पूछ दिए। उससे पहले कभी आप पूछा ही नहीं था। ऑब्जेक्टिव में आता था लेकिन कन्वेंशनल नहीं पूछा था, इसलिए कुछ नहीं मालूम है हमको। 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। वो जो पूछेगा नहीं पूछेगा सब देखेंगे, लेकिन हम अपना बिल्कुल इंपॉर्टेंट तैयारी करें। रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं, बस सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस है, सब सीख जाते हैं। बस रटना नहीं, जहां हम जिस भी सब्जेक्ट में रटना चालू करते हैं, ये नहीं समझ में अच्छा रट लो, ये नहीं समझ रट लो, बस वो प्रॉब्लम। अभी कॉलेज नहीं है आपका, ये क्लासेस आपने कॉलेज में भी रट रहे थे, यहाँ भी रट रहे हैं तो नहीं चलेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, जैसा कह रहे हैं वैसे मेहनत करना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बना लेंगे, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, सब सीख जाए। तो कॉलम का क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव गेट के एग्जाम में और ईएस के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ईएस से कन्वेंशनल में काफी साल से नहीं है लेकिन पूछ सकता है, सो दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। नेक्स्ट वन स्प्रिंग। सो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है कोर्स में ईएस के, दैट वो ईएस के ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके स्प्रिंग, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के आते रहते हैं हर साल, तो एक नंबर इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन करके हम सीख जाते हैं और उसके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं वो कर लेते हैं। सो स्प्रिंग। नेक्स्ट वन प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल को कोर्स से हटा दिया, इसको कोर्स से हटा दिया, 3-4 साल से क्वेश्चन भी नहीं पूछा है।
लेकिन ये क्या है, कई बार आप स्टेट वाले एग्जाम देते हो कोई, तो वहाँ सिलेबस में रहता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम देखेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि हमें थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कैसे। तो ये कुल 12-13 टॉपिक हैं दैट जिनका हमको पूरा स्टडी करना है। तो बड़ा सब्जेक्ट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो पहले क्या है कि सोम स्टार्ट करेंगे, तो सोम में सोम 1 सोम 2 दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो सोम 1 के जो टॉपिक हैं वो कर लेंगे, तो उसके बाद स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा, जिससे कि स्ट्रक्चर भी साथ साथ ओपन हो जाए, फिर कुछ टाइम के बाद सोम 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो वो है नहीं कि इसी को इन्हें कुछ टॉपिक को सोम 1 में, कुछ को सोम 2 में रखा है, तो वो सोम 1 सोम 2 में पढ़ लेंगे, दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो सोम 1 के बाद हो सकता है स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया जाए, तो वो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो साथ में स्ट्रक्चर में भी हेल्प रहेगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी में हर जगह आपको सोम का हेल्प रहेगा। बस जैसे कह रहे हैं वैसे आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, खाली वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुननी है। बस जैसा कह रहे हैं, आप थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा मेहनत करना है। तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएफडी एंड बीएमडी, नोट कर लो इसको। अच्छा, एक चीज और हम कैसे करेंगे, यूज करेंगे, जैसे हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल एसएफडी एमडी कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद इसमें जो सोल्यूशन बुकलेट के क्वेश्चन है कैसे करेंगे। आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन लगा लिए, तो सबसे पहले ईएस के ऑब्जेक्टिव लगा दिए, फिर गेट के ऑब्जेक्टिव, फिर बुकलेट के। बुकलेट में जहाँ मुझे क्वेश्चन थोड़े टफ रखे हैं, उतने लेवल का नहीं पूछता, उससे लेवल कम रखता है, लेकिन जहाँ मुझे रखेंगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहती है। तो जो बुकलेट के सोल्यूशन है, वो सब सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे एज अ पीडीएफ फॉर्म में पहली क्लास में, लेकिन वो देखने नहीं है, वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड है, लेकिन आपको अब करना अपने आप से ही है। वो इसलिए कि मान लो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आपने कर लिया, और जो बुकलेट के बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस क्लास में भी करेंगे बुकलेट साहब, और साथ में प्रोवाइड भी कर दिया, जिससे आपको थोड़ा बहुत कहीं मान लो थोड़े मोटे क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो आप चेक कर सको। बस ये कि ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सोम, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी सब अच्छा हो जाएगा। बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जैसा कह रहे हैं वैसे मेहनत कर लेंगे, सब सीख जाए। नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछ लो, एक बार मेहनत पड़ती है, इसमें एक नंबर नहीं कटता सोम के अंदर, बहुत मार्क्स से पूछता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। नोट कर लो इसको।